हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रोज़ की वैरायटी। तो इसका नाम है क्वीन ऑफ स्वीडन। काफ़ी सारे लोग रोज़ लगाना चाहते हैं पर रोज़ उनसे लगते नहीं हैं, और कुछ लोग तो थक हार के बोल देते हैं बाद में कि रोज़ से ज़्यादा घटिया प्लांट कोई नहीं होगा, कि उसकी उससे केयर नहीं होती हमसे। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ ना तो रोज़ से ज़्यादा इजी प्लांट कोई भी नहीं है। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि रोज़ बहुत ही घटिया प्लांट है, इसे लगाना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसी नहीं है। उसकी विपरीत रोज़ सबसे इजी प्लांट है। तो चलिए, कैसे रोज़ इतना इजी प्लांट है। आपको रोज़ में कुछ कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, वो नहीं रखेंगे तो आपके रोज़ के प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ तो मैं ऑर्गेनिकली रोज़ ग्रो कर रहा हूँ। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिकली कभी रोज़ ग्रो नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी केमिकल डालने पड़ेंगे और बहुत सारी फर्टिलाइज़र डालनी पड़ेगी। तो ऐसी बात भी नहीं है, वो भी एक मिथ है। तो आपके साथ में मेरा रिज़ल्ट है, ये मेरा ऑर्गेनिक प्लांट है। मैं इसमें कोई प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं करता। फिर भी आप देख सकते हैं छोटे से प्लांट में कितने अच्छे फ्लावरिंग्स हो रही है। और कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जो मेरे प्लांट्स को देखते ऐसे बोलते हैं कि आपका यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो भाई मैं रहता हूँ राजस्थान में, तो हमारे यहाँ की गर्मी और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंड में ज़्यादा ठंड, तब भी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितने अच्छे ग्रो करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप भी अपने रोज़ प्लांट्स में अप्लाई करके अपने रोज़ प्लांट में अच्छे फ्लावरिंग्स पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अगर जब भी रोज़ प्लांट लगाएं तो उसको मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में क्या होता है, नेचुरली पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने लगा रखा है प्लास्टिक के गमले में, तो मैंने इसमें जो कुछ छेद कर रखे हैं एक्चुअली में। तो जैसे नेचुरल जो हमारा मिट्टी का गमला होता है ना, तो वैसे ही पोर्स मैंने क्रिएट कर रखी है। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हैं तो आप छोटे छोटे छेद कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि इसमें एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है। और दूसरी बात है कि आपको वाटर मैनेजमेंट हमेशा रखना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि रोज़ है ना, जो एक सक्लेंट प्लांट होता है, अगर आप अभी भी हिमालय में जाके देखिए तो आप इनके एंसेस्टर देखेंगे, वो कम पानी में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डेली वाटरिंग करें। दूसरी बात, तो रोज़ एक एसिडिक पीएच लवर होता है, तो इसको एसिडिक पीएच काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आपकी मिट्टी एसिडिक नहीं है तो रोज़ आपका ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हाँ, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी सोइल एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। तो आप सिंपली लिटमस पेपर का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि आपकी सोइल एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। अगर आपके प्लांट की सोइल एल्कलाइन है तो आप उसमें सल्फ़र मिला के उसको एसिडिक कर सकते हैं, पर आपको ज़्यादा एसिडिक नहीं करनी है, क्योंकि रोज़ को स्लाइटली एसिडिक पीएच ज़्यादा पसंद आती है। तो आपको हमेशा पीएच रखनी है 6.5 से लेके 5.5 तक, बस। इससे ज़्यादा नीचे आपको और इससे ज़्यादा ऊपर अपनी सॉइल की पीएच कभी नहीं रखनी है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम कैसे मेंटेन करें पीएच को। तो बता दूं मैं, अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन है तो आप उसमें सल्फ़र मिला दीजिए। तो सल्फ़र मिलाने से वो पीएच एसिडिक हो जाएगी। अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसमें कैल्शियम सल्फेट मिलाइए। तो कैल्शियम सल्फेट से भी वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। तो आपको पीएच ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप आपकी सोइल की पीएच से ह्यूमिक एसिड से भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग डाल सकते हैं। तो क्या है, इनसे भी नेचुरली जो ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इससे भी आपकी सोइल की पीएच मेंटेन हो जाती है। तो आपको अन्य कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये भी डाल रहे हैं तो तीसरी बात, आपको हमेशा बैलेंस में फर्टिलाइज़र डालनी। ना तो आपको नाइट्रोजन कम डालना है, ना तो आपको पोटाश ज़्यादा डालना है, या तो आपको फॉस्फोरस ज़्यादा डालना है। तो आपको इसको बैलेंस में डालना है। तो आपको 19-19 का रेशो में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन से पत्ते ज़्यादा आते हैं, पोटाश से फ्लावरिंग होती है, फॉस्फोरस से भी फ्लावरिंग और लीव्स में प्रोडक्शन में मदद मिलती है। और चौथी बात यह है कि लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट में मल्च ही नहीं करते, या तो फिर उसे प्रून भी नहीं करते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हों की क्या है, ब्लाइंड शूट हुई पड़ी रहती है। वो बोलते हैं कि हमारे प्लांट
प्लांट में फ्लावर ही नहीं आ रहे, तो आप जब तक रोज़ में इंजरी नहीं देंगे ना तब तक आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि रोज़ को आपको कट करना रहना ज़रूरी है, रोज़ में डेड हेड्स रिमूव करना ज़रूरी है। तो अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको रेगुलर और फ्रिक्वेंट इंटरवल में या तो मल्चिंग या फिर प्रूनिंग करना ज़रूरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि किस प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करनी रहती है और किस प्लांट में नहीं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको प्रूनिंग करनी, किस प्लांट में प्रूनिंग करनी है, किस प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करनी है, किस प्लांट में मल्चिंग करनी है। तो इस पर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके बारे में भी। पांचवी बात, आपको अपने प्लांट्स में एक्चुअली में पेस्ट और डिसीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि रोज़ ऐसा प्लांट होता है वो डिसीज़ रेसिस्टेंट नहीं होता है। एक्चुअली हाइब्रिड जो वेराइटीज़ है वो एक्चुअली डिसीज़ प्रोन वेराइटीज़ है। अगर आप उसको देसी के कंपेयर करें तो उनमें ज़्यादा कीट और उनमें ज़्यादा फंगल अटैक होता है। तो आपको हमेशा फंगीसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप बायो पेस्टिसाइड और बायो फंगीसाइड यूज़ करिए। बायो पेस्टिसाइड में आप ट्रिपल अटैक यूज़ कर सकते हैं और बायो फंगीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। और 6 पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको फर्टिलाइज़र हमेशा कम डालना है, फ्रीक्वेंट इंटरवल में डालना है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो रोज़ बर्ड्स जल भी जाएगी और उसमें ब्राइन शूट्स हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, उनके कंपैरिजन में आप हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही डालें और उसको इंड्यूस करने के लिए आप इसमें पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फिर सल्फर मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया डाल सकते हैं, जिनसे उनकी पावर बढ़ेगी। 8th पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्चुअली में माइक्रो ही होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसे एक्सेस में डाल देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जिंक डाल रहे हैं। अरे तो जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, मैक्रो में नहीं आता है, तो आपको माइक्रो ही में ही डालने हैं, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है माइक्रो का। तो माइक्रो से एक्चुअली में टॉक्सिसिटी होती है, तो आपको इससे ही बचना है, उसको फाइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं जिन्होंने लोग फाइटोटॉक्सिसिटी से सफ़र हो रहे हैं। चलिए 9 पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। तो हमारा 9वां पॉइंट ये है कि आपको हमेशा रोज़ प्लांट में निराई गुड़ाई करते रहना ज़रूरी है। तो निराई गुड़ाई से क्या होता है, हमारे जो सॉइल है उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है, उसमें एडिशन बढ़ता है और जो आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो रूट तक पहुंचती है, तो उसको आपको करते रहना ज़रूरी है। और अगर आप वाटिंग कर रहे हैं तो छेद के माध्यम से निकल भी जाता है। अगर आपकी जो सॉइल टफ होगी ना तो प्लांट में जो वाटर होगा वो सरफेस पर ही रह जाएगा, रूट्स को नहीं मिलेगा और आपकी फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलेगी। और 10 पॉइंट को कवर करते हुए हम हमारी ये टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आपको हमेशा पेशेंस रखना है गुलाब में। आप लोग क्या करते हैं, या तो फिर नेट देख लेते हैं या फिर ग्रुप्स देख लेते हैं या फिर यूट्यूब देख लेते हैं, तो उनमें लोग बहुत सारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हैं, तो वो अंधाधुंध ही अपने प्लांट में डालने लग जाते हैं। तो भाई एक दिन में कोई प्लांट ग्रो नहीं होता है और एक चुटकी से और एक चुटकी एक चम्मच से कोई प्लांट 2 दिन में बड़ा नहीं हो जाता है। तो आपको हमेशा पेशेंस रखना है और इधर उधर की जो चीज़ें नहीं डालनी है। अगर आप डालेंगे तो आपका रोज़ मर भी सकता है, या तो फिर बर्न भी हो सकता है, या फिर वो ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म हो चुका है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।